हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं एंड हमारे चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर कुछ मूवमेंट्स होती हैं, हमारे अर्थ के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए हमने कल के चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो क्रस्ट होता है ना, हमारे अर्थ का जो क्रस्ट होता है प्लस जो अपर मेंटल होता है, जो हमारा अपर मेंटल होता है, इसको पूरा मिला के हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। ओके, आपको ये चीज़ याद आना चाहिए लिथोस्फीयर क्या होता है। अब ये जो लिथोस्फीयर है ना, मतलब ये जो अर्थ का ऊपरी वाला हिस्सा है, ये कई सारे पार्ट्स में या फिर स्लैब्स में इस तरीके से डिवाइड है ना। एंड ये जो स्लैब्स है, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं स्लोली स्लोली, है ना। और ये क्यों, ये जो हमारे ये लिथोस्फीरिक प्लेट्स हैं, ये क्यों मूव करते रहते हैं, तो इसका जो रीज़न है वो हमारे अर्थ के अंदर, मान लीजिए ये आपका जो अर्थ है ये इस तरीके से स्लैब्स में डिवाइडेड है। तो हमारे अर्थ के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मोल्टेन मैग्मा होता है ना, ये इस तरीके से पूरा सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्लैब है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये भी जो है मूव करता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, हमारा ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ना, ये मूव करता है, तो इसी की वजह से हमारे अर्थ पे कई सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी की वजह से जो है पहाड़ यानी कि माउंटेन बनता है। अब अगर हम बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट का, तो देखिए जो अर्थ का मूवमेंट है ना, अगर हम फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया, इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर से एक्ट कर रही हैं। वो कैसा, इंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है, हम उसे अगेन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सडन फोर्स, यानी कि जो तुरंत होता है, अचानक होता है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वो तुरंत होता है। वॉल्केनो, ये भी तुरंत बर्स्ट होता है, राइट। एंड सेकेंड हो गया हमारा स्लो मूवमेंट, स्लो फोर्सेस, यानी कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। अब ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो होता है, ये मेनली फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की वजह से होता है। मैंने आपको क्लास 6th में बताया था कि फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की वजह से जो है माउंटेन्स बनते हैं। तो ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है, ये रिस्पॉन्सिबल है माउंटेन के लिए। एक्चुअली ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो हैं, ये हमारे इस क्लास में डिस्कस नहीं किया गया है, तो अभी के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे। एंड बात करते हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो का, तो इसका जो है बेसिक्स इस चैप्टर में जो है कवर किया गया है, जो कि हम देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड फोर्स का, तो वो कौन सा फोर्स है, वो है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अर्थ के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, इरोजन एक्ट करता है, एंड क्या एक्ट करता है, डिपोजिशन एक्ट करता है। इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है, वो काफी सारा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो माउंटेन है, जो प्लेट्यू है, वो प्लेन बन सकता है। एक प्लेन जो है वो अगेन डिपोजिशन की वजह से कुछ अपलिफ्ट सरफेस बन सकता है ना। तो ये इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से होता है। अब ये इरोजन और डिपोजिशन किसकी वजह से होता है, तो ये रिवर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, सी वेव्स जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है, एंड ग्लेशियर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है कई बार सडन हो सकता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, ठीक है। बात करते हैं वॉल्केनो का, तो वॉल्केनो जो होता है ये एक ओपनिंग होता है हमारे अर्थ सरफेस पे। ये मान लीजिए अर्थ, ये एक ओपनिंग होगा जिसके थ्रू जो मोल्टेन मैग्मा है ना, वो अर्थ सरफेस के बाहर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, देखिए अब सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो अर्थक्वेक का टॉपिक है, ये हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो है यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन देखिए अभी इसमें बहुत ही बेसिक्स दिया है। जब हम आगे वाले क्लास में जाएंगे, जब ये टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हमारे नेक्स्ट आगे वाले क्लासेस में जब डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये दो क्या है, ये दो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं,
है ना, ये आप देख रहे हो। अब ये किसी फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन आप जानते हो, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये रोड है ना, ये कोई एक रोड है जो कि इस तरीके से स्लोप है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे है। अब यहाँ पे बॉल जो है इस तरीके से नीचे आएगा, राइट, अगर हम बॉल छोड़ेंगे तो इस स्लोप पे इस तरीके से नीचे आएगा। अब इसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये है ना, एंड फ्रिक्शन की वजह से ये किसी तरीके से रुका हुआ है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कोई केस होता है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन जो है हट जाए। अब ये फ्रिक्शन हट जाएगा तो क्या होगा, सडन मूवमेंट होगा, राइट, सडन वाइब्रेशन होगा, और ये जो सडन वाइब्रेशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है ना। वो प्लेस वो प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक अकर करता है, होता है, हम उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस जो होता है ना, फोकस के जस्ट ऊपर जो होता है, जो प्लेस होता है, हम उसको बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक है ना। तो फोकस के ऊपर जो होता है फोकस है, अब इसके सरफेस के ऊपर जो प्लेस है हम इसको बोलेंगे एपी सेंटर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा को जब भी अर्थक्वेक होगा तो सबसे ज्यादा डैमेज जो होगा वो एपी सेंटर के पास होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वेव, अर्थक्वेक जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे करके जो इसका इंटेंसिटी होगा, जो अर्थक्वेक का, वो धीरे धीरे कम होगा और कम डिस्ट्रक्शन होगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा एपी सेंटर पे, ठीक है। अब देखिए हमारे इस क्लास में जो है 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में तो दिया है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, जो कि आगे वाले क्लासेस में है। तो बस नाम के लिए आप जान लो कि 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव होते हैं, है ना। एक होता है पी वेव जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, दूसरा होता है एस वेव जिसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, एंड तीसरा होता है एल वेव्स जिसे हम लोग सरफेस वेव से बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं ना, उनको हमसे पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला है। फॉर एग्जांपल जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो जमीन के अंदर होल बना के रहते हैं, राइट। तो स्नेक्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, फिश जो है बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाएंगी, तो काइंड ऑफ इस तरीके का मूवमेंट होता है। एंड अगेन बात करते हैं, देखिए अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ के जरिए। एंड जो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है ना, हम उसको रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, है ना। अगर 2.0 का है तो बहुत कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, 6 पॉइंट का है तो बहुत ज़्यादा है, एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स का। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक जो हमारा फोर्सेस हैं, ये जो अर्थ के अंदर जो एक्ट कर रहे हैं या फिर अर्थ के बाहर जो एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से कई सारे चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ पे। तो क्या बनता है हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ पे तब बनता है कई सारे लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना। अब ये लैंडफॉर्म देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई एक सरफेस है, वो धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा, किसकी वजह से, वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से। कोई भी सरफेस स्मॉल होता जाएगा वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो कोई मान लीजिए ये सरफेस है, ये रॉक है, ये धीरे धीरे करके इस तरीके से ब्रेक होता रहेगा, है ना, हम इसको बोलेंगे वेदरिंग, है ना। उसके बाद फिर मान लीजिए बहुत तेज से बारिश होती है या फिर हवा चलता है, अब ये जो ब्रिक मटेरियल है ये क्या करेगा, ये यहाँ से चलना शुरू कर देगा। अब इस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे इरोजन, ओके। तो वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से कोई एक सरफेस जो है वो क्या होता है, वो और छोटा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, और अब कोई कहीं और प्लेस पे जो है एक लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो होगा इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन क्या कर रहा है, जो वेदर्ड मटेरियल, जो ब्रेक मटेरियल्स थे, वो इनको लेकर के आ रहा है, किसकी वजह से, विंड हो सकता है, हवा की वजह से, या फिर बहुत तेज से बारिश हो रही हो उसकी वजह से। अब ये वेदर मटेरियल लेके आ रहा है एंड यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देता है, तो उसकी वजह से एक नया लैंडफॉर्म यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं रिवर का। रिवर किस तरीके से इरोजन करता है एंड डिपोजिशन करता है, और कौन कौन से लैंडफॉर्म रिवर के इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। तो अब आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। मान दो ये है आपका एक हार्ड रॉक। हार्ड रॉक का मतलब क्या हो गया,
कि ये जो है जल्दी इजीली वेदर नहीं होगा, इजीली ये ब्रेक डाउन नहीं होगा छोटे छोटे मटेरियल में। लेकिन इसके नीचे है आपका ये सॉफ्ट रॉक, ठीक है ना। सॉफ्ट रॉक है मतलब कि अगर इस पे पानी जब बहेगा तो ये इजीली जो है ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है जब आप देखोगे तो अब इस स्लोप पे इस तरीके से जाएगा, राइट, है ना। अब मान लीजिए कि क्या हो रहा है, ये सॉफ्ट रॉक है, तो ये क्या करेगा, रिवर इसको इरोड करेगा, वेदर करके इरोड करेगा। तो धीरे धीरे ये जो सरफेस है ये कट हो करके इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। तो अब आप आगे देखोगे ये कैसा होगा। तो ये देखिए, ये आपका हार्ड रॉक हो गया एंड इसके नीचे आपका सॉफ्ट रॉक इस तरीके से हो गया। अब रिवर फ्लो कैसे करेगा, अब ये इस तरीके से फ्लो करेगा। अब ये एक वाटरफॉल बन गया, राइट। वाटरफॉल यही होता है ना। तो देखिए वाटरफॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो जो जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, वो क्या है, वो है एंजल फॉल्स, और जो कि वेनेजुला में साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अदर वाटरफॉल की बात करते हैं तो एक नाइग्रा वाटरफॉल है ना, नाइग्रा फॉल, जो कि आपको कनाडा एंड यूएस के बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड है विक्टोरिया फॉल्स, जो कि आपको जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि वाटरफॉल क्या होता है। देखिए वाटरफॉल का ये बेसिक्स है। ऑलरेडी ये और भी कई सारे लैंडफॉर्म बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लंज पूल वगैरह, जो कि हमें आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करने हैं। अभी आप फिर बस इतना समझ जाओ, अगर ये हार्ड रॉक है, इसके नीचे इस तरीके से सॉफ्ट रॉक है, तो जब रिवर फ्लो करेगा तो ये इसको इरोड कर देगा, राइट। इसको जब इरोड कर देगा तो ये पूरा एकदम स्टीप स्लोप हो जाएगा एंड वाटर इस तरीके से पूरा गिरेगा, तो ये क्या बनाएगा, वाटरफॉल बनाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये हिली एरियाज में इस तरीके से हो रहा है। अब वाटर जो है वो प्लेन एरियाज में आया है, ठीक है। अब जब ये प्लेन एरियाज में आएगा तो मान लो वाटर जो है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। वाटर जब इस तरीके से फ्लो करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर की स्पीड होगी इस जगह पे ये बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इरोजन, मतलब कि यहाँ की जो मिट्टी है उसको वाटर काटते हुए इस तरीके से कुछ जाना शुरू कर देगा, है ना। और यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है स्लो है। अब जब यहाँ पे वाटर की स्पीड स्लो है तो यहाँ पे जो है हल्का हल्का डिपोजिशन होगा, यानी कि वाटर जो सेडिमेंट्स लेके आया है वो यहाँ पे जो है डिपॉजिट करेगा, राइट। तो यहाँ तो ये लैंडफॉर्म ये कैसा हो गया, ये जो है और भी ज़्यादा स्लोप में हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है एंड यहाँ पे इरोजन हो गया है। सेम केस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप बहुत ही तेजी से वाटर जो है बहेगा ना, यहाँ पे तेजी से आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, और भी ज़्यादा इरोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर की स्पीड कम होगी तो यहाँ पे अगेन डिपोजिशन होगा। तो आप देखोगे कि अगेन ये जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है एंड यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा स्लोप बनेगा, तो यहाँ पे इरोजन हुआ है। अब अगर हम देखते हैं तो ये आप देखो, ये जो पहले जो रिवर कुछ इस तरीके से नॉर्मल जा रहा था, अब वो किस तरीके से जाएगा, अब वो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये देखिए इस तरीके से इतना ज़्यादा इरोजन होकर के रिवर जो है जाने लगेगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं मिएंडर्स, ठीक है ना। तो मिएंडर्स क्या होता है, ये जो लूप लाइक आपका अर्थ रिवर का वो है मूवमेंट है ना, हम उसी को बोलते हैं मिएंडर्स, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है मिएंडर्स है आपका, ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इस कुछ इस तरीके से जाने लगेगा। अगर आप नेट पे देखोगे ना आपको मेंढर के कई सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रिवर जो है वो जाने लगेगा। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन है तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से कट करते हुए, मतलब यहाँ से ऐसे कट करेगा, यहाँ से ऐसे कट करते करते एंड यहाँ पे भी रिवर जा रहा है ना, यहाँ पे भी जो है कट करेगा। एंड कुछ टाइम के बाद ये दोनों जो है मैच कर जाएंगे एंड रिवर जो है स्ट्रेट जाने लगेगा, ठीक है ना। अब रिवर जब स्ट्रेट जाएगा तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली डिपोजिशन हो जाएगा। एंड जब ये डिपोजिशन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से मेन नदी से अलग होकर के ऑक्सबो लेक को बनाएगा। एंड यहाँ पे जो है रिवर अगेन इस तरीके से जाने लगेगा, अगेन थोड़ा थोड़ा इरोजन होगा, अगेन मिएंडर पाथ बनाएगा एंड अगेन ऑक्सबो लेक आपको बनेंगे, ठीक है ना।
तो ये था। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए जब भी रिवर इस तरीके से फ्लो करता है ना, अब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, अब यहाँ से पानी जो है बाहर की तरफ जाने लगेगा, है ना। अब क्योंकि रिवर जो है सेडिमेंट्स रखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जहाँ पे पानी गया है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई जब, क्योंकि रिवर का वहाँ पे पाथ तो है नहीं, तो जब बारिश खत्म हो जाएगी, वाटर वापस से यहाँ पे चला गया एंड सूख गया, तो यहाँ पे एक फ्लैट फर्टाइल लैंड बन जाएगा रिवर के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन। ओके। अब देखिए पहले क्या होता था कि जब अब मान लीजिए बार बार जो है सेडिमेंट्स आते रहेंगे यहाँ पे ना, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये कुछ सरफेस जो है ये इस तरीके से रेज हो जाएगा, मतलब कि ऊपर उठ जाएगा। ये जो ऊपर उठा हुआ सरफेस है ना, जो कि एक टाइम पे रिवर जब फ्लडेड होता था तो ये सेडिमेंट्स रिसीव करता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने की वजह से ऊपर उठ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवीज। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फ्लड प्लेन क्या होता है, लेवीज क्या होता है। मतलब ये जो रेस बैंक है उसे हम लोग लेवीज बोलते हैं। ओके। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि रिवर जो है इस तरीके से पूरा फ्लो करते हुए जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं गंगा का, तो देखिए गंगा इस तरीके से हिमालय से होते हुए उत्तर प्रदेश एंड बाकी जगह से होते हुए बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है मान लीजिए, तो यहाँ पे जाती है ना। अब देखिए ये सारे प्लेसेस से जा रही है, तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्स रिसीव करती है, जो छोटे छोटे सिल्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें रिसीव करते हुए यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे जो गंगा का स्पीड हिमालय पे होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे जेंटल स्लोप होता जाएगा इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, राइट। तो देखिए अब जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचेगा सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एंड स्पीड बहुत कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिवर फ्लो कर रही है ना, वो सेडिमेंट्स को इस तरीके से आप देखो, ये देखिए जब रिवर फ्लो कर रहा है तो ये सारे सेडिमेंट्स धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगेगी। एंड जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट कर दी तो अब यहाँ से तो जा नहीं सकता है, तो रिवर जो है डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे अगर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, अब रिवर स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, तो कुछ पानी इस साइड से चला जाएगा, कुछ पानी इस साइड से चला जाएगा। अगेन आप यहाँ पे देखोगे डिपॉजिट हो गया सेडिमेंट, तो कुछ पानी इस साइड से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। अब जो रिवर है ये इस तरीके से मल्टीपल डिवाइड हो गए हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है ना। जब रिवर जो है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कुछ देखिए कुछ डेल्टा के फॉर्म में इस तरीके से हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक डेल्टा। ठीक है ना। जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स है डेल्टा। ठीक है ना। तो ये देखो ये पूरा एक डेल्टा का फॉर्म ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपको इसको कैसे लिंक करना है। आपको इसको लिंक करना है कौन कौन से इरोजनल प्रोसेस हैं। इरोजनल प्रोसेस की वजह से आप देखोगे ये यही मिएंडर्स जो है वो बन रहा है। ऑक्सबो लेक क्यों बन रहा है, ऑक्सबो लेक जो है जब धीरे धीरे करके डिपोजिशन होता है तो एक ऑक्सबो लेक बन के तैयार हो जाता है। डेल्टा क्यों बन रहा है, डेल्टा बन रहा है क्योंकि बहुत सारे डिपॉजिट्स जो है यहाँ पे वो हो गए हैं, है ना, सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव, है ना। मतलब सी वेव किस तरीके से कोई एक लैंडफॉर्म को बना के तैयार करता है। तो आप सपोज करो कि ये क्या है, एक रॉक है, ये पूरा समुद्र है। ओके। अब समुद्र जो है यहाँ पे इस रॉक पे स्ट्राइक करेगा। अब जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, बार बार स्ट्राइक करेगा, तो इसमें हल्का सा क्रैक डेवलप हो जाएगा। फिर कुछ टाइम लगातार स्ट्राइक करता रहेगा, तो एक हल्का सा होल के टाइप जो है इसमें डेवलप हो जाएगा, है ना। अब वो होल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक गुफा बोल सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सी केव। अब ये सी केव जो है वो हल्का सा होल है। अब पानी इसमें बार बार जब स्ट्राइक करता रहेगा तो अगेन क्या होगा, वो जो हल्का होल है वो और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। एंड फाइनली आप देखोगे ना तो ये पूरा जो है आर पार आपको दिखने लगेगा ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी आर्च। ठीक है ना। तो सबसे पहले सी केव बनता है एंड उसके बाद जो बार बार जब पानी अगेन स्ट्राइक करता रहेगा उस सी केव में, तो सी आर्च बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, पानी स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे हल्का सा क्या होगा, टूटेगा। अगेन स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे टूटेगा, फिर यहाँ पे टूटेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। एंड इस तरीके से जो है आप देखोगे ये एक अलग से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैक।
ठीक है ना। तो ये पूरा ये तीनों क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो सी वेव है ये लगातार रॉक को क्या कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब लड़ रहा है इससे, जिसकी वजह से ये तीनों लैंडफॉर्म बन के तैयार हो रहे हैं। अब अगेन बात करते हैं सी क्लिफ क्या होता है। तो देखिए जो एक अगेन एलोन ये जो स्टीप रॉकी कोस्ट है ना, तो इसी को बोलते हैं, जो कि मतलब पूरा एकदम स्टीप एकदम मतलब खड़ा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सी क्लिफ, ठीक है ना। जो कि सी वाटर में एकदम एक अकेले इस तरीके से खड़ा रहेगा। मान लीजिए जैसे कि ये आपका सी है एंड ये पूरा जो है एकदम स्टीप है ना, स्टीप स्लोप है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक सी क्लिफ, ठीक है ना। अगेन जो सी वेव्स हैं ये क्या कई सारे सेडिमेंट्स लेकर के बीचेस डिपॉजिट करते हैं और वो बनता है बीच, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्क ऑफ आइस, यानी आइस किस तरीके से कोई एक लैंडफॉर्म बनाता है। तो हमारे इस बुक में बस एक ही लैंडफॉर्म के बारे में बात किया गया है एंड वो है ग्लेशियल मोरेन्स, है ना। बाकी सारा जो है वो क्लास 11th में डिस्कस किया गया है। तो अगर हम इस लैंडफॉर्म की बात करते हैं ग्लेशियल मोरेन्स का, तो देखिए जो हम मतलब ये देखिए ये पहाड़ है ना। अब यहाँ पे कई आइस है, राइट। अब ये आइस जब मेल्ट होंगे तो यहीं पे जो है एक रिवर बनाएंगे। अब मान लो ये आइस मेल्ट नहीं होते हैं, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइस है, तो ये जब नीचे मूव करेंगे तो अपने साथ इसके कई सारे सेडिमेंट्स भी मूव लेकर के मूव करेंगे, है ना। एंड फाइनली जब ये डिपॉजिट करेंगे तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited and इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। आप बात करते हैं लास्ट कि विंड कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है। देखिए विंड जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिव एजेंट है डिजर्ट के एरिया में। क्यों, क्योंकि डिजर्ट में आपको रिवर बहुत कम देखने को मिलेंगी जो कि आपको मेंडर सॉक्स बोले एंड इरोजन वगैरह कर रही है। लेकिन विंड जो है वो एक बहुत ही एक्टिव एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, एक जगह से सेडिमेंट्स को ले जा करके दूसरी जगह पे डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो सबसे कॉमन अगर हम बात करते हैं डिजर्ट में, तो देखिए हमें कुछ इस तरीके का रॉक देखने को डिजर्ट में मिलता है। ये रॉक कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि ये आपका एक रॉक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, विंड जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है। हम इसको टॉप व्यू मतलब कि ऊपर से देख रहे हैं, है ना। आप सपोज करो ये इस तरीके से खड़ा है, ये रॉक एंड विंड जो है इसके इस तरीके से ब्लो कर रहा है। अब क्या होगा, विंड जो है नीचे के साइड में ज़्यादा इरोजन करेगा, ज़्यादा जो है यहाँ का सेडिमेंट्स उठा पाएगा इन कंपैरिजन टू ऊपर वाला, है ना। तो ऊपर वाला जो बेस है वो चौड़ा ही रहेगा, लेकिन नीचे का जो है इरोड हो रहा है ना। उसको विंड लेकर के जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से रॉक बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसी रॉक को हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है ना। इसका जो है नैरो बेस होता है और वाइडर टॉप होता है। उसके बाद फिर अगेन बात करते हैं सैंड ड्यून्स का। तो मैं आपको टॉप व्यू देखने को बोलूँगा। देखिए सैंड ड्यून्स जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है हल्का सा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये हल्का सा अपलिफ्ट है, हल्का सा उठा हुआ है। विंड जब इस तरीके से ब्लो करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से सैंड ले जाएंगे, है ना। एंड जैसे जैसे विंड का स्पीड कम होगा यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे एंड हल्का सा अपलिफ्टेड एरिया बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब कुछ इतने ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर तक जा करके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं एंड उसको हम लोग बोलते हैं लोएस। तो सैंड ड्यून्स तो आपको डिजर्ट में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन लोएस जो है ना वो आपको डिजर्ट के आगे जा करके जो अर्बन एरिया है आपको वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विंड जो है उसको बहुत ज़्यादा दूर तक ले जा करके डिपॉजिट करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको चाइना में लोएस देखने को मिलता है। तो बस दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था। ऑल्दो यूपीएससी ने इससे अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें अटैच नहीं किया क्योंकि वो हमारे 11th जब हम पढ़ेंगे तब वो हम उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।